देखो, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था आहरण का ब्याज। हमने ये देखा था कि आहरण का ब्याज कैसे निकाला जाता है। इसके दोनों अलग अलग मेथड को भी हमने चेक किया था कि एक बार आहरण करे तब कैसे निकालना होगा और हर महीने आहरण करे तब कैसे निकालना होता है। ये टॉपिक हम लोगों ने पिछली ही क्लास में हमने इसको क्या किया था, कंप्लीट कर दिया था। अभी आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। ये दो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें तुम्हें बता देता हूं। देखो, याद होगा जब हमने पूंजी खाता और ये लाभानी वितरण खाता का फॉर्मेट सीखा था तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम पूंजी खाता और लाभानी वितरण खाता बनाते हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं साझेदार और पेढ़ी के बीच के व्यवहारों को। हम क्या कर रहे हैं, साझेदार और पेढ़ी के बीच के व्यवहारों को हम लिख रहे हैं। मतलब ये है कि जितने भी व्यवहार होते हैं जो मैंने नाम बताए थे, ये सारे व्यवहार कहाँ लिखे जाते हैं, साझेदार और पेढ़ी के बीच के होते हैं। तो अब हमें याद क्या रखना है, इसमें क्या क्या चीजें समझना है। देखो, नॉर्मल जो हमने देखा है कि एक व्यक्ति का आय, अभी ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति का आय दूसरे के लिए हमेशा क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, एक व्यक्ति का आय हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है, खर्च होता है। और एक व्यक्ति का खर्च हमेशा दूसरे के लिए क्या होता है, आय होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे के लिए क्या होगा, आय होगा, और एक का आय दूसरे का खर्च होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करता हूं पूंजी पर ब्याज की, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, पूंजी पर ब्याज की। तो मैं पूंजी का ब्याज यहां पे मैं लिखता हूं। कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग सवाल चेक करेंगे। अगर मैं बात करता हूं पूंजी पर ब्याज की, तो ये पूंजी पर ब्याज जो है ये कौन किसको चुकाएगा, पहले तो कंफर्म करना जरूरी है कि पूंजी का ब्याज जो है वो कौन किसको चुकाएगा, या यूं कहो कि किसके बीच के दो व्यवहार, मतलब कौन ऐसे दो लोग हैं जिनके बीच का ये व्यवहार है। तो ये व्यवहार बेसिकली साझेदार और पीढ़ी के बीच का व्यवहार है। ध्यान से समझना, साझेदार और पीढ़ी के बीच का व्यवहार है। तो अब समझो, ये जो पूंजी का ब्याज है ये कौन चुकाएगा, तो पूंजी का ब्याज चुकाता है पीढ़ी। देखो, ये चुकाएगा, ठीक है, कौन चुकाएगा, पीढ़ी। और किसको मिलेगा, साझेदार को। पूंजी का ब्याज कौन चुकाता है, पीढ़ी, और मिलेगा किसको, साझेदार को। इसका मतलब क्या हुआ कि साझेदार के लिए ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्योंकि पैसे इसको क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और पेढ़ी चुका रहा है, तो चुकाने का मतलब क्या हो जाएगा, पेढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। देखो, बहुत ही मैंने सिंपल करने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति का आय दूसरे का क्या होता है, खर्च होता है, और एक का खर्च दूसरे का आय होता है। देखो, ये जो पूंजी का ब्याज की मैं बात कर रहा था, तो पूंजी का ब्याज किसको मिलेगा, साझेदार को मिलता है, क्योंकि उसने पैसे लगाए हैं पेढ़ी में, तो पेढ़ी उसको पैसे देगी, क्या देगी, ब्याज देगी। और वो ब्याज इसके लिए क्या होगा, आय होगा। और इसको चुका कौन रहा है, पेढ़ी चुका रही है, तो पेढ़ी के लिए क्या है, खर्च है। ठीक है, बस हमें ये पॉइंट समझना है कि किसके लिए आय है और किसके लिए खर्च है। अभी हम लोग सवाल शुरू करते हैं, फिर उसके साथ में पॉइंट तुम्हें समझाता हूं। देखो, सवाल में क्या लिखा है, राम लक्ष्मण और सीता, ध्यान से सवाल को पढ़ना। क्या लिखा है, राम लक्ष्मण और सीता एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 1 4 16 के रोज उनकी पूंजी, ध्यान से समझना, उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 और 80,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूं कौन कौन है, क्या है सवाल। तो सवाल में यहां पे नीचे लिखता हूं, नाम क्या है इनका, राम लक्ष्मण, थोड़ा दूर लिखता हूं, राम लक्ष्मण और सीता, 3 लोग हैं। ठीक है, और पूंजी कितना दिया हुआ है, तो पूंजी अगर हम देखें यहाँ पे, तो पूंजी हमें दिया हुआ है 40,000, 30,000 और 80,000। ठीक है, पूंजी क्रमशः कितना दिया हुआ है, 40,000, 30,000 और 80,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पूंजी कितना दिया हुआ है, पूंजी दिया है 40,000, 30,000 और 80,000। ठीक है, जो पूंजी दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया, 40,000, 30,000 और 80,000। अब आगे देखो सवाल में क्या लिखा है, आगे सवाल में ये लिखता है कि वर्ष के अंत में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्या लिखा है कि वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर
12% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। देखो इनको क्या पता चला कि जब भाई इन लोगों ने सारा काम कर लिया तब इनको पता चला कि इन लोगों ने तो पूंजी का ब्याज निकाला ही नहीं है। ठीक है, क्या हुआ पता चला इनको कि इन लोगों ने पूंजी का ब्याज निकाला ही नहीं है, या ऐसे समझो कि पेढ़ी ने पूंजी का ब्याज चुकाया ही नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अगर पेढ़ी ने पूंजी का ब्याज नहीं चुकाया तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन किसको ब्याज दे रहा है और कौन सा ब्याज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें निकालना है पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पे देखो सवाल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी सॉल्यूशन पे ध्यान देना। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूं पूंजी पर ब्याज और कितने प्रतिशत से ब्याज वसूल करना है या कितने प्रतिशत से ब्याज चुकाना है, तो है 12%। कितने प्रतिशत है, 12% सवाल में हमें लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो पूंजी है इनकी, ठीक है, ये क्या है, इनकी पूंजी है, इस पूंजी का हमें ब्याज निकालना है। तो 40,000 का कितना परसेंट है, 12%। तो 40,000 का 12% करोगे तो 12 चौक 48 यानी 4,000 कितना हो जाएगा, 800। फिर 30,000 का 12% करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 3,600। और 80,000 का 12% करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9,600। अगर नहीं किसी को कैलकुलेट करना आता तो मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ हमें कैसे करना होता है ब्याज। इसे देखो 40,000 है तो गुड़े 12%, कैलसी में लिखोगे 40,000 गुड़े 12% तो आपका आ जाएगा 4,800। एक ये तरीका है। दूसरा 40,000 गुड़े 12/100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो बात वही हो जाएगी। आपका आंसर कितना जाएगा, 4,800। तो इस तरह से सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ओके, तो ये क्या निकला, पूंजी पर ब्याज। अभी ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था कि ये जो पूंजी का ब्याज है ये दो लोगों के बीच का व्यवहार है। किसके बीच का व्यवहार है, देखो यहाँ पे मैंने समझाया है कि ये साझेदार और पेढ़ी के बीच का व्यवहार है। और ये जो पूंजी का ब्याज है वो किसको मिलेगा पहले वो कंफर्म करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने पूंजी का ब्याज लिखा है, तो ये मिलेगा किसको पहले ये कंफर्म करो, तो ये मिलेगा साझेदार को। देखो यहाँ पे ये भी समझा दिया मैंने, पूंजी का ब्याज किसको मिलता है, साझेदार को। तो साझेदार के लिए क्या होगा, आय होगा, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। देखो प्लस में इसलिए इतना छोटा लिख रहा हूं क्योंकि हमें कहीं भी प्लस का साइन लगाना नहीं होता है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए प्लस लिख रहा हूं। देखो हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें पता है मैथ में हम अगर प्लस कुछ है तो उसको हम साइन नहीं लगा के दिखाते, पर माइनस है तो उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि साइन नहीं है तो मतलब वो प्लस ही है। ठीक है, तो ये प्लस तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए याद रखो। तो साझेदार को ये क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो जब साझेदार को ये पैसे मिल रहे हैं तो उनकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसीलिए इसको मैंने देखो क्या किया है, इसको मैंने प्लस किया। तो चलो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, इनको प्लस कर दिया है। अभी बात को ध्यान से समझो, साझेदार के लिए क्या है, आय है। साझेदार के लिए क्या है, ये आय है। किसके लिए, साझेदार के लिए। लेकिन ये पैसे चुकाया किसने है, किसने चुकाया इनको ये पैसा, तो ये पैसा इनको चुकाया है पेढ़ी ने। किसने चुकाया है, पेढ़ी ने। तो पेढ़ी के लिए क्या होगा, खर्च होगा। अब ध्यान से समझना इस बात को, ये जो पैसा है ये खर्च किसका हुआ, पेढ़ी का। देखो अब अगर बात को समझोगे तो ये जो पेढ़ी है, ठीक है, जैसे मान लेता हूं मैं ये एक पेढ़ी है, ठीक है, ये एक क्या है, पेढ़ी है, और इसके अंदर काम करने वाले 3 साझेदार है, ए बी और सी। ओके, अब देखो ये जो भी काम करेंगे ये किसके लिए करेंगे, पेढ़ी के लिए करेंगे। लेकिन होगा क्या, पेढ़ी को जो भी फायदा होगा, यानी कि पेढ़ी को जो भी लाभ होगा वो पेढ़ी अपने पास थोड़ी रखती है। वो लाभ या हानि जो भी होगा बाद में किसको दे देगी, वो ABC को ही दे देती है। सीधी सी बात है। वो एक तो एक क्या है, वो कंपनी है, ठीक है, एक दीवार है, एक घर टाइप का है, तो वो पैसे अपने पास नहीं रखेगी, वो पैसे किसको दे देगी, जो उनके लिए काम कर रहा है। और उनके लिए काम कौन कर रहा है, ये B और C काम कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो भी इसके पास पैसा आएगा वो चला जाएगा बाद में ABC के पास। अभी बात को ध्यान से समझो, चाहे आए या चाहे जाए, देखे, या लाभ हो या हानि, वो घूम फिर के पैसे किसके पास जाएंगे, ABC के पास जाएंगे। अब यहाँ पे समझो, ये जो मैंने लिखा है ये क्या था, साझेदार के लिए आय था, तो पेढ़ी के लिए क्या होगा, पेढ़ी के लिए होगा खर्च। अभी ध्यान से समझो, अगर ये पेढ़ी के लिए खर्च है तो ये खर्च बाद में किसको सहना पड़ेगा, ये खर्च घूम फिर के किसके पास जाएगा, जाएगा तो साझेदार के पास ही, क्योंकि पेढ़ी तो अपने पास पैसा रखेगी नहीं, ये पैसे किसको ट्रांसफर कर देगी, मिस्टर ABC। यानी यहाँ पे हमारे सवाल में कौन है, राम लक्ष्मण और सीता। ये पैसे किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, राम लक्ष्मण सीता को। तो पेढ़ी का खर्च होने की वजह से पेढ़ी के खर्च बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, हानि हुआ है,
क्योंकि जब एक हाथ में खर्च बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, हानि बढ़ जाता है, नुकसान बढ़ जाता है, और वो नुकसान बाद में किसको सहना पड़ेगा, इन दोनों को, सॉरी इन तीनों को ही सहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते क्या है वो ध्यान से समझो। यहाँ पे हम लिखते हैं पूंजी पर ब्याज जितना हुआ लाभ में नुकसान या लाभ में कमी। ठीक है, ध्यान से समझो। क्या हुआ कि जितना उन लोगों ने पूंजी का ब्याज चुकाया तुम्हें, अब कितना पूंजी का ब्याज चुकाया है, तो ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऊपर आपको लिख के समझाया है तो इसकी जरूरत नहीं है इतनी। देखो, पूंजी का ब्याज टोटल कितना चुकाया, किसने, पेढ़ी ने। तो पेढ़ी ने टोटल ब्याज तुम्हें चुकाया है 18,000 रुपए। तुम्हें का मतलब तीनों जन को मिला के पेढ़ी ने कुल कितना ब्याज चुकाया तुम लोगों को, 18,000 रुपए। मतलब पेढ़ी का खर्च कितना हुआ है, 18,000 रुपए। या यूं कहो कि पेढ़ी का नुकसान कितना हुआ, 18,000 रुपए हुआ। अब ये नुकसान किसको सहना पड़ेगा, ये नुकसान सहना पड़ेगा तुम तीनों को, यानी राम लक्ष्मण सीता को। अब बात को ध्यान से समझो, अगर ये नुकसान राम लक्ष्मण सीता को सहना पड़ेगा तो ये नुकसान कौन से अनुपात में बांटा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, हमने पढ़ा था शुरू में ही कि जो भी लाभ या हानि होता है उसका वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। तो कैसे बांटोगे, मैं एक बार सवाल में चलता हूं। सवाल में बस मुझे ये देखो, देख के बताओ क्या कहीं सवाल में लिखा है कि लाभ या हानि का बंटवारा कैसे होगा। सवाल तुम्हारे सामने, एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखा है या नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो हमें कैसे बांटना होता है, समान हिस्से में बांटना होता है। ये छोटी सी चीज है, इसको याद रखना है। ओके, तो हमारे सवाल में कहीं भी लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है, हम इसको क्या करते हैं, समान हिस्से में बांटेंगे। तो समान हिस्से में बांटने का मतलब ये होता है कि 18,000 को 3 से भाग कर दो, क्योंकि 3 लोग है ना, तो 18,000 को 3 से भाग करोगे तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा, 6,000 रुपए आएगा। एक एक के हिस्से में कितना आएगा, 6,000 रुपए आएगा। अभी ध्यान से समझो, अब एक एक के हिस्से में 6,000 रुपए आया है, लेकिन ये है क्या, ये है लाभ में कमी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क्या है, लाभ में कमी। अब लाभ में कमी होने से पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, सिंपल सवाल है, पूंजी घटेगी या बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, पूंजी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि लाभ में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अगर लाभ कम हो रहा है तो मतलब क्या होगा, पूंजी हमारी घट जाएगी। इसीलिए इन सारी चीजों को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। पर हम माइनस नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ये याद रखना, हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, हम माइनस नहीं लिखते हैं। ये छोटी सी पॉइंट है, याद रखना। या तो तुम माइनस लिखो या ब्रैकेट लगा, दोनों ही सही है, पर ब्रैकेट लगाओ ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और यहाँ पे ऐसे माइनस कर दिया करो, बस हो गया काम। अब क्या करना है, अब तुम्हें प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ पे 4,800 में से 6,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -1,200 रुपए। 3,600 में से 6,000 माइनस करोगे तो ये आएगा -2,400 रुपए। फिर 9,600 में से 6,000 माइनस करोगे तो ये आएगा +3,600 रुपए, क्योंकि देखो प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। अब इसके बाद क्या करना है, सवाल में लिखा था कि भूल सुधार प्रविष्टि करनी है। तो भूल सुधार प्रविष्टि का मतलब रोजनामचा लिखना है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसका छोटा सा नियम है, याद रखना है कि अगर अगर आंसर माइनस में आए, ठीक है, किस में आए, माइनस में आए, इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी खाते क्या करना है, पूंजी खाते करना है उधार। ठीक है, माइनस में आने का मतलब होता है पूंजी में कमी हो रही है। ठीक है, याद रखना है, माइनस आने का मतलब होता है पूंजी में कमी हो रही है। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर आंसर माइनस में आए तो पूंजी खाते उधार होगा। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर आंसर प्लस में आए, ठीक है, अगर आंसर प्लस में आए, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे प्लस में आए तो क्या हो जाएगा, तो पूंजी खाते जमा हो जाएगा। ये छोटा सा चीज है जो तुम्हें याद रखना है कि अगर आंसर माइनस में आए तो पूंजी खाते उधार, और आंसर प्लस में आए तो पूंजी खाते जमा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया वैसा ही याद रखना है, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, दो आंसर माइनस में आए, ये -1,200 और ये -2,400। इसका मतलब इनका पूंजी क्या करना, उधार करना। लेकिन नाम क्या है वो देख लो, तो नाम है राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा, राम खाते उधार, लक्ष्मण खाते उधार, या लक्ष्मण की पूंजी खाते उधार, और लास्ट में जमा क्या हो जाएगा, सीता की पूंजी खाते जमा। क्या हो जाएगा,
सीता की पूंजी खाते जमा। अब रकम कितना है, जो रकम दिया है वही लिख दो। तो यहाँ पे 1200 दिया है, यहाँ पे 2400 दिया है और यहाँ पे 3600 रुपए दिया है। बस इतना ही करना होता है। ठीक है, तो अभी सवाल में किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो, हमारा जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है आहरण का ब्याज। अभी मैंने जो समझाया था ये पूंजी का ब्याज का सुधार करना था। अब अगला है आहरण का ब्याज। मतलब सिचुएशन सेम है कि तुम आहरण का ब्याज गिनना भूल गए हो, तब क्या करना है। तो तरीका सेम है। याद रखना कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे का आय होता है और एक व्यक्ति का आय दूसरे का क्या होता है, खर्च होता है। तो मैं सवाल पे चलते हैं और सवाल में देखते हैं कि क्या दिया हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे सवाल में क्या लिखा है, भालचंद्र दर्शना, उदाहरण नंबर 8 है। ठीक है, क्या लिखा है, भालचंद्र दर्शना और अंकित 5-3-2 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। क्या लिखा है, 5-3-2 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। यहाँ पे याद रखना है कि लाभ हानि का अनुपात हमें दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, 5:3:2। वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज गिनना रह गया है। क्या मालूम पड़ा चला कि इनको आहरण पर ब्याज गिनना क्या हुआ है, रह गया है। आहरण पर ब्याज क्रमशः 1000, 800 और 600 है। तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। अब इस सवाल में अच्छा ये है कि हमें पहले से ही दे दिया है कि आहरण का ब्याज कितना है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो बस अब हमें करना क्या, फॉर्मेट लिखना है और समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो नाम दिए हैं वो नाम देख लो। तो नाम है भालचंद, दर्शना और अंकित। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं भालचंद्र, दर्शना और अंकित, 3 नाम है। अब पहला जो पॉइंट दिया वो है आहरण पर ब्याज। जो दिया हो उसको यहाँ पे लिख लिया करो। क्या दिया है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। अब आहरण पर ब्याज कितना दिया है, तो आहरण पर ब्याज जो है वो तुम्हें दिया हुआ है 1000 रुपए, 800 रुपए और 600 रुपए। देखो मैंने क्या किया कि जो हमें सवाल में दिया था मैंने वो लिख लिया आहरण पर ब्याज। अभी देखो, अभी तुम्हें याद क्या रखना है कि ये जो व्यवहार है किसके किसके बीच का है, साझेदार और पेढ़ी के बीच का है। ये मैंने समझाया तुम्हें, किसके बीच का व्यवहार है, साझेदार और पेढ़ी के बीच का। अब तुम्हें देखो करना क्या है, अब ये समझना है कि ये जो व्यवहार हमने देखा है, ठीक है, इसमें से ये आहरण का ब्याज, सबसे पहले साझेदार की नजर से सोचो। साझेदार के लिए क्या है, आय है या खर्च है, ये हमें सोचना है। तो आहरण का ब्याज जो है वो चुकाता कौन है, साझेदार चुकाता है, क्योंकि उसने आहरण किया था, पैसे उसने निकाले थे, तो ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा। तो साझेदार के लिए ये क्या है, खर्च है। अगर साझेदार के लिए खर्च है तो इसकी पूंजी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। सिंपल सा सोचो, इसकी पूंजी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति का खर्च हो रहा है तो उसकी पूंजी क्या होगी, घटेगी। तो घटने का मतलब होता है माइनस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में, क्योंकि इनकी वजह से पूंजी घट रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं माइनस। बात को समझना। अभी देखो, ये मैंने क्या कहा, साझेदार का क्या हो गया, खर्च हो गया। तो आय किसका होगा, सीधी सी बात है, पेढ़ी का क्या होगा, आय होगा। अब अगर पेढ़ी का आय है, बात सही है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे देखो तुम्हें समझाया कि चाहे लाभ हो या हानि हो पेढ़ी को, अल्टीमेटली ये बाद में जाता किसके पास है, साझेदारों के पास ही जाता है। तो ये जो आय हुआ है, ये आय तो पेढ़ी अपने पास रखेगी नहीं। तो क्या करेगी, जो भी आय जमा होगा वो पूरा का पूरा पैसा किसके पास बाद में चला जाएगा, पेढ़ी के पास ही चला जाएगा। तो हुआ क्या कि इस खर्च की वजह से पेढ़ी को फायदा हुआ, और बाद में ये जो पेढ़ी को फायदा हुआ, पेढ़ी क्या करेगी, वो पैसे दे देगी साझेदार को। मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि जो आहरण का ब्याज हमने चुकाया, क्या किया, आहरण पर ब्याज हमने चुकाया, उतना ही क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आहरण पर ब्याज जितना लाभ में वृद्धि, हमने पेढ़ी को जितना लाभ चुकाया, आई मीन पेढ़ी को हमने जितने खर्च चुकाए, जितने पैसे हमने चुकाए, उतना पेढ़ी का आय बढ़ा, और आय बढ़ने की वजह से पेढ़ी का क्या बढ़ा, लाभ बढ़ा। और ये लाभ बाद में किसको मिलेगा, ये लाभ बाद में मिलेगा साझेदार को। यानी ये टोटल पैसे, अभी टोटल कितना है वो कर लो, तो 1000, 800, 600, तो टोटल आपका है ये 2400 रुपए। कितना है, 2400 रुपए। और ये 2400 रुपए बाद में किसको मिलेंगे, ये 2400 रुपए बाद में मिलेंगे साझेदारों को।
लेकिन ये कौन से अनुपात में मिलेंगे, तो हमें सवाल में दिया हुआ है 5:3:2, ठीक है। तो ये अनुपात यहां नहीं लिखना, ये अनुपात इसके नीचे लिखना, 5:3:2। कौन से अनुपात में मिलेंगे, 5:3:2। अब हमें क्या करना, इस 2400 रुपए को 5:3:2 में बांटना है। तो मैं एक बांट के दिखा देता हूं कैसे करना होता है। कैलसी में लिखोगे 24,000 गुणे 5:3:2, टोटल कितना हो रहा है इसका, टोटल हो रहा है 10। तो अब देखो, पहला है भालचंद्र, देखो पहला क्या है भालचंद्र, दूसरा है दर्शना, तीसरा है अंकित। तो पहले वाले का 5 है, दूसरे वाले का 3 है और तीसरे वाले का ए है, लेकिन टोटल कितना है 10 है। तो यहाँ पे लिखोगे 2400 गुणे 5 भागे 10। क्या करोगे, 2400 गुणे 5 भागे 10, ये तुम्हें करना होगा। और उसी तरह से जब तुम दूसरे वाले का बांटोगे तो जैसे यहाँ पे, तो 2400 गुणे 3 भागे 10, इस तरह से तुम्हें करना होगा। तो बांटने पे जो रकम आएगा वो कितना आएगा, तो पहले का आएगा 1200 रुपए, दूसरे का आएगा 720 रुपए और तीसरे का आएगा तुम्हारा 480 रुपए। अभी ध्यान से समझो, ये क्या हुआ, लाभ में वृद्धि हुआ, ये पॉइंट याद रखना है। ये क्या हुआ है, लाभ में वृद्धि हुआ, क्योंकि आहरण का ब्याज तुम्हारे लिए खर्च था, तुम्हारे लिए मतलब साझेदार के लिए, और पेढ़ी के लिए क्या था, आय था, और आय की वजह से क्या होगा, लाभ में वृद्धि। तो ये लाभ में वृद्धि है, ये मिलेगा किसको, साझेदार को, तो उनकी पूंजी क्या होगी, फिर से बढ़ जाएगी। तो जब पूंजी बढ़ेगी तो यहाँ इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं छोटा सा प्लस तुम्हें लगा देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो अब फिर से वही काम करोगे, क्या करोगे, प्लस माइनस करने का। तो प्लस माइनस करने का मतलब 1000 में से 1200 गया तो ये आएगा प्लस 200 रुपए, फिर 800 में से 720 गया तो ये आएगा माइनस 80 रुपए, 600 में से 480 गया तो ये आएगा माइनस 120 रुपए, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। तो फिर मैंने वही जो नियम बताया उसी को याद रखना है। क्या बताया मैंने, कि अगर आंसर माइनस में आए तो पूंजी खाते उधार, और अगर आंसर प्लस में आए तो पूंजी खाते जमा। तो यहाँ पे जिनका आंसर माइनस में आया है उनका पूंजी क्या करना, उधार करना। तो रोजामचा क्या बन जाएगा, डी और ए। डी का मतलब यहाँ पे क्या है, दर्शना, ठीक है, डी का मतलब यहाँ पे क्या है, दर्शना। तो रोजामचा क्या बनेगा, दर्शना की पूंजी खाते उधार। फिर तीसरा क्या है, अंकित, तो अंकित की पूंजी खाते उधार। अब जमा क्या होगा, तो जमा होगा भालचंद्र का, क्योंकि इसका आंसर प्लस में आया है। तो रोजामचा क्या बन जाएगा, भालचंद्र की पूंजी खाते जमा, पूंजी खाते जमा। अब बस हमें रोजामचा में रकम लिख देना है। तो यहाँ पे रकम है 80, 120 और यहाँ पे आएगा 200 रुपए। और इस तरह से तुम्हारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो अब ये सवाल पूरा देख लो और इसमें बताओ कि किसी को कोई अगर डाउट है तो बोलो। देखो सवाल में क्या लिखा है यहाँ पे, मिलिंद, हेमंत, रसिक ने साझेदारी पेढ़ी का 1,89,000 का लाभ 1:2:4 के अनुपात में लाभ बांटने के बदले, ध्यान से समझना, 1:2:4 के अनुपात में बांटने के बदले, बदले क्या किया है, भूल से समान अनुपात में बांट लिया है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या याद रखना होता है, क्या समझना होता है, हमें यह समझना होता है कि जो हमें सवाल दिया है उस सवाल में हमारे दो अनुपात दिए हैं। एक देखो यहां दिया है 1:2:4 और एक दिया है समान अनुपात, दो अनुपात दिया है। तो इसमें से सही कौन सा है और इसमें से गलत कौन सा है, तो मुझे तुम बताओ पढ़ के, इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। इस सवाल में हमें यही ढूंढना होता है कि सही अनुपात कौन सा है और गलत अनुपात कौन सा है। तो हमारा जो सही अनुपात है वो है 1:2:4 और जो गलत है वो समान है। समान का मतलब 1:1:1। अगर इसका टोटल करोगे तो 4 2 6 1 7 होगा, ठीक है। इसका टोटल करोगे 1 + 1 + 1 टोटल हो जाएगा 3। ये इसलिए कर देना ताकि आगे हमें काम आए। फिर आगे सवाल में लिखा है, इस भूल को सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। तो अब हमें यही देखना है कि पूंजी में क्या असर जाएगा और इसका क्या रोजनामचा बनेगा। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं सबसे पहला काम क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिया वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, तीनों का नाम लिख लो, मिलिंद, हेमंत
और रसीक जो भी नाम दिया हुआ है। रकम कितना है 1,89,000, साइड में से लिख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, हमेशा सही वाला लिखोगे, याद रखना है सबसे पहले हमेशा कौन सा लिखोगे, सही वाला। और सही वाला अनुपात कितना है 1:2:4। और सही वाला अगर बांटोगे तो पूंजी घटेगी या बढ़ेगी वो क्लियर कर लो। तो सीधी सी बात है, सही वाला होगा हमें देना पड़ेगा और गलत वाला हम निकाल लेंगे। जैसे कि मान लो एक नोटबुक है मेरे पास, ठीक है, और उस नोटबुक में मान लो लिखा हुआ था नाम अंजलि। मान लो कि उस नोटबुक में क्या नाम लिखा था, अंजलि, और मैंने गलती से वो मैंने दे दिया अंजन को। नाम ध्यान से समझना, मैंने देना था अंजलि को, दे दिया अंजन को। तो मुझे क्या करना होगा, अंजन से लेना पड़ेगा। तो जब मैं अंजन से पैसे लूंगा यानी वो गलत वाला है, तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सही वाला यानी कि जब मैं अंजलि को दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये छोटी सी चीज याद रखनी है कि गलत वाला हमेशा माइनस होगा और सही वाला हमेशा प्लस होगा। अब आगे क्या करना है वो देखो। तो हमें करना क्या है कि ये जो रकम हमारी है, इस रकम को 1:2:4 में बस बांटना है। तो कैसे बांटोगे, रकम देखो यहाँ पे 1,189,000 गुणे अनुपात क्या है 1:2:4। तो सबसे पहले मिलियन का, तो मिलियन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करो, गुणे 1/7। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 27,000 रुपए। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हें, कितना आएगा 27,000 रुपए। इसी तरह से तुम्हें सॉल्यूशन कर लेना, जो भी रकम आएगा उसका गुणे 1/7, फिर गुणे 2/7 गुणे 4/7। तो टोटल आएगा यहाँ पे 27,000, 54,000 और 1,08,000। ये हो गया हमारा प्लस वाला। और जो गलत है यानी जो भूल किया है, गलत वाला है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें माइनस करना है। और वो रकम कैसे बांटोगे, तो वो तो बांटना आसान है, 1,89,000 गुणे 1/3, क्योंकि अनुपात क्या है 1:1:3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 63,000। और ये तीनों में ही क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि तीनों का अनुपात क्या है, सेम है। तो देखो तीनों में 63,000, 63,000 और 63,000 लिख दिया। बस अब हमें वही करना है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस का मैंने तुम्हें रूल बताया है कि जो आंसर प्लस में आएगा उसको क्या करना है, जमा, जो माइनस में आए उसको उधार। तो इसका अगर करते हो तो देखो आंसर आया है माइनस में, इसका चेक करोगे तो इसका भी आंसर आया माइनस में, और इसका देखोगे आंसर प्लस में आया है। तो तुम्हें क्या करना है, जिसका आंसर माइनस में आए उसको क्या कर दोगे, देखो यहाँ पे लिख दिया उधार, और जिसका आंसर प्लस में है उसको क्या कर देना है, जमा। तो रोजनामचा पूरा बनाओगे अच्छे से। तो देखो मिलिन पूंजी खाते उधार 3600, हेमंत पूंजी खाते उधार 9,000 और 36,000, और यहाँ पे क्या किया, रसीक पूंजी खाते जमा 45,000 रुपए। इस तरह से तुम्हें रोजनामचा बनाना है। क्लियर है? तो ये तीनों सवाल का घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अभी किसी को अगर कोई डाउट है तो कह सकते हो।